नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय समाज की पुस्तक देख रहे हैं, जो समाजशास्त्र की पुस्तक है। आज इस वीडियो में हम एक नया अध्याय देखेंगे, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। यह वीडियो पूर्णतः प्रश्न उत्तर प्रारूप में है। हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर को विस्तार से विश्लेषित करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। ये हम अध्याय देख रहे हैं और पहला प्रश्न है, अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ हमारी जो टर्म है वो अदृश्य हाथ है। ठीक है, ये जो टर्म है ये मुख्यतः अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी है, जिसे एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है सॉरी। तो एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है। ठीक है, हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है कि उसका अधिकतम लाभ हो, और ऐसा करते हुए वह जो भी कार्य करता है, यानी अपना लाभ बढ़ाते हुए, ठीक है, अपना लाभ बढ़ाने के क्रम में जो भी कार्य करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। ठीक है, अपना तो हित बढ़ा रहा है, लेकिन साथ के साथ ही क्या हो जा रहा है, समाज का या अन्य लोगों का भी हित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल, ठीक है, तो कोई एक अदृश्य बल क्या कर रहा है, यहां काम करता है, जो इन व्यक्तियों को के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। ठीक है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में कोई न कोई एक ऐसा बल कार्य कर रहा है। ठीक है, जो इन व्यक्तियों के किनकी, जो अपना लाभ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, उनके लाभ बढ़ाने की प्रवृत्ति के साथ ही क्या हो रहा है, समाज के लाभ में भी वृद्धि हो रही है, समाज का लाभ भी है नहीं बढ़ रहा है। तो इस अदृश्य शक्ति को ही एडम स्मिथ ने क्या कहा था, अदृश्य हाथ। तो यहाँ जो अदृश्य हाथ टर्मिनोलॉजी है ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं बाजार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग है। यानी बाजार से संबंधित जो समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण है, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट जो लोग हैं और जो आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनका दृष्टिकोण कैसे अलग है, हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बाजार से जुड़ी हुई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग है, ये अपना प्रश्न है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि एडम स्मिथ जो एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, एडम स्मिथ और उन अन्य चिंतकों ने आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा को विकसित किया। ठीक है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा को किसने आगे बढ़ाया, एडम स्मिथ और अन्य चिंतकों ने। यह विचार इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को एक पृथक हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ से अलग है। तो यानी कि अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ से अलग व्यवस्था है। तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में ये अलगाव बताते हैं। ठीक है, इन चिंतकों को क्या मानना है कि सामाजिक व्यवस्था अलग है और अर्थव्यवस्था अलग है, जिसमें बाजार अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करता है। अब बाजार क्या होता है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, स्वयं के अपने नियम होते हैं, उनके अनुसार कार्य करता है, न कि सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर। ठीक, तो कुल मिला के क्या हमने यहाँ देखा कि जो आर्थिक दृष्टिकोण वाले विचारक हैं, जिनमें एडम स्मिथ और अन्य चिंतक शामिल हैं, वे क्या मानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था अलग है, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था अलग है, और जो बाजार है यानी आर्थिक व्यवस्था है वह स्वयं के नियमों को अनुसार कार्य करती है, न कि सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भ में कार्य करती है। ठीक, तो ये समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं दूसरी तरफ जो समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढांचे के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके का विकास करने का प्रयास किया। समाजशास्त्रियों ने क्या किया कि भाई सामाजिक ढांचे के तहत ही आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, यानी ये क्या मानेंगे कि जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, संस्थाएं हैं, वे सामाजिक ढांचे के अनुरूप ही संचालित होती हैं। ठीक है, यानी उनके मध्य अंतर संबंध होता है। ठीक है, समाजशास्त्रियों को मानना है कि बाजार
सामाजिक संस्थाएं हैं। पहली बात तो बाजार क्या है? सामाजिक संस्था है, ठीक, जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। इनका मानना है कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में रच बस गया है, ठीक है। तो यानी जो समाजशास्त्री लोग हैं वे क्या मानेंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी हैं, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो सामाजिक संस्था से एकदम घुली मिली हुई है। जैसी सामाजिक व्यवस्था होगी उसी अनुरूप बाजार की संस्थाएं भी होंगी, यानी आर्थिक व्यवस्थाएं भी होंगी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब समाजशास्त्रियों का यह है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वही अर्थव्यवस्था को संचालित करती हैं, वही नियम और उनके बाजार की प्रणालियों को निर्मित करती हैं, उन्हें क्रियान्वित करती हैं, ठीक है। तो दोनों में ये मुख्यतः अंतर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है। देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कोई एक बाजार, कोई भी एक बाजार है, यहाँ उदाहरण भी देकर हम देख सकते हैं कि साप्ताहिक जो ग्रामीण बाजार होते हैं एक सामाजिक संस्था के रूप में है, ठीक है। तो यानी कि एक बाजार सामाजिक संस्था के रूप में भी होता है। किस तरह से होता है हमें मेनली वही समझाना है। बेसिक फोकस हमें रखना है साप्ताहिक ग्रामीण बाजार पर, ठीक है। तो देखते हैं इसका उत्तर। यद्यपि बाजार आर्थिक अंतःक्रिया का स्थल होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा बाजार के बारे में बताएंगे कि बाजार क्या होता है? आर्थिक अंतःक्रिया का स्थल होता है, यानी कि बाजार में आर्थिक क्रियाकलाप संचालित होते हैं। फिर भी तथापि ये सामाजिक संदर्भ और सामाजिक वातावरण पर आधारित होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाजार सिर्फ आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, नहीं, वहाँ पर सामाजिक और सामाजिक संदर्भ से भी जुड़ा होता है और सामाजिक वातावरण पर आधारित होता है, यानी समाज का जैसा वातावरण होगा उसी के अनुरूप वहाँ बाजार भी संचालित होंगे, ठीक है। इसे हम एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कह सकते हैं जहाँ की विशेष प्रकार की सामाजिक बाजार एक ऐसा सामाजिक संगठन होता है जहां विशेष प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। साप्ताहिक बाजार सामाजिक तथा आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। यहां आसपास के गांव को अवसर प्रदान करता है यह आसपास के गांव को अवसर प्रदान करता है कि जो अपनी वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी करें। लोग यहाँ क्या करते हैं? वस्तुओं की तो खरीद बिक्री करते हैं, साथ के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं। गांव में जनजातीय क्षेत्रों में विशेषतः नियमित बाजारों के अलावा विशेष बाजारों का भी आयोजन किया जाता है ना, कुछ स्पेशल मार्केट्स भी वहां पर लगते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाती है, ठीक है। तो यहाँ विशेष प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं राजस्थान में पुष्कर है, यहाँ पर जानवरों के लिए विशेषकर ऊंट का मेला लगता है, ठीक है। यहाँ बाहर के जो व्यापारी हैं, साहूकार हैं, प्रदर्शक हैं, ज्योतिषी इत्यादि अपनी सेवाओं और उत्पादों के विक्रय के लिए आते हैं। तो ठीक है, तो ये है। अतः इस प्रकार के अनियतकालीन बाजार साप्ताहिक बाजार को ही बोलते हैं, केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। जो अनियतकालीन बाजार या साप्ताहिक बाजार होता है ये स्थानीय लोगों की जरूरत ही पूरी नहीं करते, बल्कि वे क्या करते हैं? गांव की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे इस प्रकार के बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं या अनियतकालीन बाजार होते हैं, कहीं न कहीं वे क्या होते हैं? सामाजिक संस्था के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि सामाजिक लेन देन यानी सामाजिक अंतःक्रिया भी इन बाजारों के द्वारा संपन्न होती है। और इन बाजारों में जो भी वस्तुएं बिक्री के लिए आती हैं, जो भी सर्विसेज बिक्री के लिए आती हैं, वे कहीं न कहीं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं समाज से इनका जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान करते हैं। यानी व्यापार सफल हो, सक्सेसफुल हो, उसमें जाति और नातेदारी जो है, ठीक है, इनका कैसा योगदान होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पूर्व उपनिवेश काल में, यानी जब उपनिवेश नहीं बना था भारत, यानी अंग्रेजों की गुलामी से पहले और उसके बाद दोनों, भारत न केवल
भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, भारत के न केवल भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ ही विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। इस तरह के व्यापारिक संबंध उन व्यापारिक समूहों के द्वारा बनाए गए जिन्होंने आंतरिक तथा बाह्य व्यापार किए। ठीक है, आंतरिक व्यापार का मतलब है देश के अंदर व्यापार, बाह्य व्यापार का मतलब है भारत से बाहर के देशों के साथ व्यापार। ठीक है, इन लोगों ने इस तरह के व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इस तरह के व्यापार समुदाय आधारित, ठीक है, ऐसे व्यापार कैसे होते थे? समुदाय आधारित, जिसमें रिश्तेदारों तथा जातियों के द्वारा किए जाते थे। इनमें परस्पर विश्वास, वफादारी और आपसी समझ की भावना होती थी। अगर वो समुदाय के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे उनको जोड़ने वाली कुछ न कुछ कड़ी होनी चाहिए। वो कड़ी क्या है कि वे एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करते थे, वफादारी निभाते थे और आपसी समझ की भावना होती थी। ठीक है, तो विस्तृत संयुक्त परिवार की संरचना, ठीक है, विस्तृत संयुक्त परिवार की संरचना तथा नातेदारी व जाति के माध्यम से व्यवसाय के निर्माण का उदाहरण हम कहाँ देखते हैं? तमिलनाडु के जो चेट्टियार के बैंकिंग और व्यापारिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है, उसको हम उदाहरण के तौर पर यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तमिलनाडु के चेट्टियारों के बैंकिंग तथा व्यापारिक क्रियाकलाप के रूप में हम देख सकते हैं। अब ये लोग करते क्या थे कि वे 19वीं शताब्दी में बैंकिंग और व्यापार का नियंत्रण पूर्वी एशिया, ठीक है, जो पूर्वी एशिया है और जो सिलोन है, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, में करते थे तथा संयुक्त परिवार के व्यवसाय का संचालन करते थे। संयुक्त परिवार यानी एक पूरा परिवार मिलकर व्यवसाय संचालित करता था। ठीक है, तो भारत में एक देसी पूंजीवादी व्यवस्था भी थी। जब व्यापार तथा उससे लाभ अर्जित किया जाता था तब इसके केंद्र में जाति तथा नातेदारी होती थी। तो कहीं न कहीं व्यापार को बढ़ाने में, उससे लाभ अर्जित करने में जाति, नातेदारी, परिवार, इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही है। वे सब आपस में जुड़कर व्यापार करते थे और उसका लाभ प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदली? यानी जब भारत गुलाम बना अंग्रेजी शासन का, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, हम इसको देखते हैं। उपनिवेशवाद के आगमन के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर बदलाव आए। ठीक है, गंभीर बदलाव कैसे आए देखते हैं। उत्पादन, व्यापार और कृषि का विघटन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? उत्पादन, व्यापार और कृषि का विघटन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन के बने सस्ते कपड़ों से भारतीय हथकरघा उद्योग को समाप्त कर दिया गया तथा बुनकर बेकार हो गए। होता क्या था कि ब्रिटेन से सस्ते कपड़े बन के आने लग गए, क्योंकि ब्रिटेन में हुआ क्या था कि वहां पर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। वहां पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए थे जिसमें मशीनों के द्वारा सामान बनाए जाते थे, जिनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती थी और तीव्र गति से बनाए जाते थे। ऐसे में हुआ क्या कि जब वो सस्ते सामान भारतीय अर्थव्यवस्था में आए तो भारत के जो हथकरघा उद्योग थे, जो हाथ से बनाए जाने वाले कपड़े सामान के उद्योग थे, वे समाप्त हो गए और जो वहां पर काम करने वाले बुनकर लोग थे वो बेकार हो गए, उनके पास कोई कार्य नहीं रह गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, उपनिवेश काल में भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिक जुड़ गया। अब हुआ क्या? जब उपनिवेश स्थापित हो गया, भारत एक उपनिवेश बन गया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव किससे हो गया? विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हो गया। तो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसा बदलाव आएगा उसी के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश बनाए जाने से पूर्व भारत निर्मित सामानों के लिए क्या था? प्रमुख केंद्र था। तो जब उपनिवेश नहीं था तो भारत क्या करता था? यहाँ से सामान बना के निर्यात करता था, है ना, यानी बने हुए तैयार माल यहाँ से अन्य देशों में भेजा जाता था। लेकिन जब उपनिवेश बन गया तो भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादों का स्रोत मात्र बन गया। ठीक है, अब क्या भेजने लग गया भारत? सिर्फ कच्चा माल, क्योंकि उत्पादन के केंद्र कहाँ स्थापित हो गए? ब्रिटेन जैसे औपनिवेश देशों में। ठीक है, जहां पर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। ठीक, तो भारत क्या बन गया? कच्चे माल और कृषक उत्पादों का स्रोत, और दूसरी तरफ क्या बन गया? उत्पादित सामानों का उपभोक्ता, यानी कि अब बने हुए सामान आयातित करने लग गया भारत।
ठीक है। ठीक, ये दोनों कार्य ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए, है ना। इसका लाभ भारत को नहीं मिला, बल्कि किसको मिला? ब्रिटेन के उद्योगों को। परंतु पहले से ही विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय, यानी कि जो भारत में पहले से ही आर्थिक संस्थाएं मौजूद थीं, उनको नष्ट नहीं किया गया। ठीक है, जो पहले से ही आर्थिक संस्थाएं मौजूद थी उन्हें पूरी तरह से नष्ट न किया गया, बल्कि भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार को कुछ व्यापारिक समुदायों के लिए नए अवसर प्रदान किए गए। उन्होंने बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप, ठीक है, अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। कुछ मामलों में उपनिवेश द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक सुअवसरों, ठीक, उपनिवेश के द्वारा कुछ मामलों में सुअवसर भी मिले, जिसका लाभ उठाने के लिए नए समुदायों का जन्म हुआ। तो नए समुदाय भी आ गए यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं मारवाड़ी समुदाय को। ठीक है, मारवाड़ी समुदाय क्या है कि भारत के हर हिस्से में अभी फैला हुआ है और एक बड़ा व्यापारिक समुदाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो उपनिवेशवाद है उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ नकारात्मक बदलाव तो आए ही, है ना, जिसका नुकसान उठाना पड़ा भारत को। और लाभ किसको प्राप्त हुआ? ब्रिटेन के उद्योगों को। लेकिन कुछ लाभ भी हुआ, जिसे हम सामाजिक संदर्भ में देखा हमने कि भाई एक नए नए सामाजिक समुदाय आए। ठीक है, ठीक, नए नए अवसर उन्हें प्राप्त हुए और वे व्यापारी समुदाय के रूप में आगे बढ़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।